अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं लेटेस्ट अपडेट्स लेके। अभी का जो हमारा वीलॉग होगा उसके अंदर कुछ बहुत बड़ी खबरें आ चुकी हैं। खबर यह है जी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो पहुंच चुके हैं इस वक्त ईरान में और बड़ा पुरतबाक उनका इस्तकबाल किया गया है। मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे DG ISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक साहब भी इस वक्त ईरान जा रहे हैं या ईरान पहुंच चुके होंगे। जारी सी बात है, उनकी खबर इस तरह से नहीं आती, लेकिन उनका भी नाम है कि वो भी वहां पे जा रहे हैं। और एक और वफ्द वहां पे पहुंच चुका है इस वक्त, और वो वफ्द है कतर का। कतर भी नेगोशिएशन में शामिल हो रहा है। जो सालिसकार है वो सिर्फ पाकिस्तान है। मार्को रूबियो का भी बयान आ चुका है, उन्होंने बहुत बड़ी अपडेट्स दे दी हैं। मार्को रूबियो भी यही कह रहे हैं, जो वजीर खारजा हैं या सेक्रेटरी खारजा हैं, हम ये कह सकते हैं अमेरिका के, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली कहा जाता है, ये एग्जैक्ट वर्ड है। तो मार्को रूबियो कहते हैं कि वाहिद सालिसकार जो है वो पाकिस्तान है और नेगोशिएशंस चल रही हैं और उम्मीद है अमेरिकन को, बड़े पॉजिटिव हैं वो भी, कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब जब इतने बड़े ओहदेदारान किसी एक मुल्क में इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि तकरीबन मामला जो है वो हल हो चुका होगा या होने के करीब होगा, और यही हमारी दुआ है कि हो भी जाए। तो ये तमाम चीज़ें होंगी जो आज हम डिस्कस करेंगे वीलॉग में। चौधरी साहब की तरफ चलते हैं और सीधा ही सवाल जो मैं उनसे पहले करना चाहता हूं वो होगा जी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के विजिट के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक आपको छोटा सा रिमाइंडर के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है, और हमारे व्हाट्सएप लिंक को, ट्विटर लिंक को और फेसबुक लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा जी, चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी फील्ड मार्शल साहब जो है वो तेहरान पहुंच गए हैं। मतलब वैसे तो ये बड़ा एक ब्रॉडर होगा, काफी सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है, लेकिन अभी उन्हें वजीर दाखिला ने रिसीव किया है। आपको क्या लग रहा है अभी के इनके इस विजिट से, आपको कुछ कितनी तवक्कुआत हैं फिलहाल? अब मेरा ख्याल है एक मुल्क नहीं रहा, पाकिस्तान नहीं रहा। अब कतर जो है उसका वफ्द भी कल से पहुंचा हुआ है और वो भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का वफ्द है। और वहां पे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी हैं और उन्होंने कल का दिन सारा लगा के राजी किया है उनको, जो ईरान के भाइयों को, कि भाईजान मान जाए आप, क्योंकि कतर के साथ इनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। खलीजी ममालिक के अंदर अगर किसी मुल्क के साथ इनके ताल्लुकात ठीक हैं तो वो कतर है, क्योंकि कतर जो है वो जाहिर है वहां पे इनके साथ मुज़ाकरात भी करवाता रहा, मुख्तलिफ इवन हमास के लोगों के साथ भी मुज़ाकरात करवाता रहा। और फिर ईरान के साथ जितने मुज़ाकरात हुए हैं उससे पहले वो कतर के अंदर हुए और उसके बाद ओमान के अंदर हुए हैं। दूसरा जो था ओमान मरकज था, लेकिन सबसे ज्यादा कतर इनका मरकज था। और इसके साथ साथ जो ईरानी है उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी कतर के अंदर है। और इस वक्त जो इनकी अमाउंट, सबसे पहली अमाउंट जो रिलीज करनी है अमेरिका ने, वो भी कतर के अंदर पड़ी हुई है। $7 बिलियन थी, जो $6 बिलियन रह गया है, वो भी कतरी बैंक के अंदर है। लिहाजा पूरी जो 7 गल्फ स्टेट्स हैं, ये 7 ममालिक हैं जिनके साथ इस वक्त कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो कतर वाहिद मुल्क है जिसके साथ इनका जो इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट नहीं है, इनका राब्ता बहुत अच्छा है। और कतरी भी इनके बहुत करीब है और ये भी कतर के बहुत ज्यादा करीब है। तो अब कतर का इन्वॉल्व हो जाना जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पाकिस्तान का बोझ जो है कतर ने उठा लिया है और वो आया है इनको राजी करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो बात होती थी वो अमेरिका और पाकिस्तान तक होती थी, और बाद में ईरान जब पीछे हटता था या अमेरिका पीछे हटता था तो पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होता था कि किसको बुरा कहे, क्या वो अमेरिका को बुरा कहे या फिर ईरान को बुरा कहे, क्योंकि उसके साथ ज़ाहिर पोजीशन बेहतर नहीं थी पाकिस्तान की, क्योंकि अकेला था। अब कुछ एक और मुल्क आया है जिसने बोझ उठाना है, और ये सिर्फ एक तक नहीं रहेगा। अब इसके बाद तुर्किया भी आएगा, फिर सऊदी अरब भी आएगा, फिर यूएई जो हो सकता है दरमियान में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उसकी ब्लेसिंग शामिल है सारे मामले में। तो अब जो कतर आया है, तो कतर के पीछे सऊदी अरेबिया भी है, साथ यूएई भी है, साथ तुर्किया भी है। तो उनकी इंटेलिजेंस जो है कतरियों की, वो भी वहां पे बैठी हुई है और उससे इस मुज़ाकरात हम्म। के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि यहाँ से मोहसिन नकवी साहब गए हैं और उस साइड से कतरी लोग भी आके पहले से बैठे हुए थे, तो बात ये गलत नहीं होगी। तो अब एक और मुल्क भी है जो प्रॉपर जो है इन मुज़ाकरात का हिस्सा है, लेकिन सालस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, बाकी सारे फैसिलिटेटर है। और बाकी जो ठीक और है। बल्कि जो मुझे अभी ईरान से कुछ लोगों ने इतला दी, जो जरा बड़े हाई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्होंने कहा जी सऊदी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और यूएई की भी एक टीम है जो इस वक्त यहाँ पे, और तुर्किया के लोग भी हैं। तो बहुत सारे ठीक है। वहां पे इस वक्त लोग हैं, वफ्द हैं, जो ईरान के अंदर बैठ के, तेहरान के अंदर बैठ के मामला को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब फील्ड मार्शल साहब वहां पे तशरीफ ले गए हैं और सिकंदर साहब ने उनको वेलकम किया है और ये उनके वजीर दाखिला है। और बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया, आपने देखा है कि इस्तकबाल कितना अच्छा हुआ है। और इससे पहले एक मसवदा तैयार हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि 50% मामला जो है वो सेटल हो गए हुए हैं और बाकी 50% जो है ना हम्म। सेटलमेंट हो जाएगी।
अब्बास अराक्ची साहब की मैं कुछ चीजें देख रहा था। अब्बास अराक्ची साहब का ये कहना है कि दो चीजें हैं, जब तक वो मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ये मुआहदा नहीं हो सकेगा। दो चीजें जो है वही यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम, जो अमेरिका कहता है कि हमने आपके पास हम्म। छोड़नी, और दूसरा आपनाए हुर्मस है। और आपनाए हुर्मस में एक नई पोजीशन ये है कि ईरान ने उसके लिए अथॉरिटी बना दी और कहता है जी टैक्स देंगे तो यहाँ से गुजरेंगे और इजाजतनामा लेंगे तो यहाँ से गुजरेंगे, जिसको अमेरिका तो सब मुझे 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 एक चीज बताइएगा, ये ये नहीं हो अब्बास सकता, इराकची साहब जो मुमकिन ही हैं, नहीं। इनकी बात थोड़ी समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं जी कि बाकी मामला हल चुके हैं। बाकी मामला तो हमें पहले भी पता था कि मसाइल थे ही नहीं। मसाइल तो यही दोनों हैं, और ये दोनों मसाइल पिछले एक महीने से ऑलरेडी अड़े हुए हैं। आगे आपको नजर आता है कि अभी ये मसाइल ईरान हल करने की तरफ जाएगा, या ईरान जानबूझ के लंबा कर रहा है? क्योंकि ये दूसरी ईरान साइड से जो लंबा कर रहा अमेरिका है। है, अमेरिका तो मान ही नहीं रहा ना अपना हाँ, हुर्मुज को बंद करना, या तो ईरान टैक्सेशन इसको करने पे उसके। लंबा कर रहा है, ईरान बहुत ज्यादा लंबा कर रहा है इसको। और ईरान की ख्वाहिश ये है कि अगले जो 30 दिन है उसके अंदर इन दोनों मामला को पेंडिंग कर दिया जाए। अमेरिका ये कहता है जी पेंडिंग वाली बात कोई नहीं है, आपने अभी ये मसला हल करना है और उसके बाद फिर हम जो माइन्यूट डिटेल्स है फिर उसके लिए हम बाद में आपसे राब्ता करेंगे और उसकी डिटेल जो है वो इन 30 डेज के अंदर तय होगी। तो अमेरिकन ये चाहते हैं कि आप एक फार्मूला बनाए और वो फार्मूला जो है हम्म। उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी जाए, और लिखी जाने के बाद जब ठीक है। वक्त आए तो फिर जाके हम इसके ऊपर अगले 30 दिनों में बात करेंगे। ईद के बाद से मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे। ईरानी ये कह रहे हैं जी कि हम्म। इन सबको उन मुज़ाकरात के अंदर छोड़ दें। अब अगर उन मुज़ाकरात के अंदर ये सेटलमेंट होनी है तो फिर ये आज की जो सेटलमेंट है उसका कोई फायदा नहीं है। फिर तो बात वहीं के हम्म। वहीं गई ना, फिर आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार वही कर के वही। लिया, उसे साइन कर लिया, हम्म। मसला फिर वहीं का वहीं है, फिर पूरा एक महीना लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान और हम्म। दोनों ये कायल कर रहे हैं कि आपने अगर आज कोई चीज सरेंडर करनी है तो कर दे। अगर आपने हम्म। अपना हुर्मस के ऊपर है जो आपने टैक्स अथॉरिटी बनाई हुई है उसको अगर दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही, और ये सिर्फ इशू अमेरिका का नहीं है, हम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी कि मशरक वस्ता भी एक्सेप्ट, हम्म। और साथ नेटो के ममालिक जो ना अब वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यूरोपियन यूनियन भी नहीं कर रही, चाइना भी नहीं कर रहा, इंडिया भी नहीं कर रहा, रशिया भी नहीं कर रहा। तो जब पूरी दुनिया हम्म। इसको टीम नहीं कर रही तो आप इस चक्कर में ना पड़े, आप इसको अभी सरेंडर कर दें, आप यहाँ से निकलें। और अगर आप यहाँ से नहीं निकलते, आप इसको सरेंडर नहीं करते, तो फिर इशू जो है ये आगे गंभीर होता चला जाएगा। तो पाकिस्तान भी ये है, कतर भी ये कह रहा है और साथ ये बता रहा है कि कोई मुल्क भी आपको इस मामले में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है सूरत हाल में। तो आप क्यों एक ऐसे हम्म। मामले में उलझे हुए हैं, उस पर जिद कर रहे हैं जिसने अल्टीमेटली आपके खिलाफ ही हल होना है। तो पाकिस्तान ये समझा रहा है, अब कतर भी समझा रहा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज सेटलमेंट हो जाएगी। और अगर ये नहीं होती तो फिर अगले हफ्ते जो है ना वो हमला फिर ऑब्वियस है, फिर ये अमेरिका हमला करे ही करे अगले हफ्ते, क्योंकि उसने तैयारी कर ली है। ठीक है। बहुत सारे मुल्क उसने अपने साथ शामिल कर लिए हैं, जैसा कि चाइना, ताइवान के साथ जो दिफाई मुआहदा था उसे होल्ड करके अमेरिका ने चाइना को एक हम्म। सिग्नल दे दिया। अब चाइनीज जो है वो भी थोड़ा सा पीछे हटेंगे। नेटो के लिए पोलैंड के अंदर उन्होंने 5,000 फौजी भिजवा दिए हुए हैं अमेरिका ने। तो वो नेटो की तरफ से हम्म। उसका खराजे तहसीन आ गया हुआ है, उन्हें आ गया हुआ। कर दिया हुआ है। तो नेटो को भी उससे एंगेज कर लिया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस तरह वो दुनिया को, नेटो को करके, यूरोपियन यूनियन को अपने साथ करके, चाइना को अपने साथ करके, इंडिया जो है वो भी ज़ाहिर है दरमियान में फंसा हुआ है, वो भी अमेरिका के इशारे की देर है, आंख मारने की देर है। इंडियन भी भाग के उनके साथ शामिल हो जाएंगे। और वैसे भी वो यूई के साथ उनका एक दिफाई मुआहदा हो गया, और यूई जो है उसकी पोजीशन पूरी दुनिया के सामने है। तो ईरान अमली तौर पे अकेला है इस वक्त, और पाकिस्तान इसको समझा रहा है कि अगर आपने आज सरेंडर ना किया तो ये मसला आपके लिए बढ़ता चला जाएगा और फिर आप ये नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये है कि अभी से इसका ऐलान करें। दूसरा जो है वो यूरेनियम है, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान और कतर का और सऊदी अरब का एक ही मौकफ है कि अगर तो आपने एटम बम बनाना है तो लगे, ठीक है, फिर आप डट जाए। तो अगर आपने नहीं बनाना, जो आप कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे, तो फिर आप इसको सरेंडर कर दें। फिर आपने क्यों रखा हुआ है इसको, इसका आपको क्या फायदा? हम्म। आपके प्लांट सारे अमेरिका ने तबाह कर दिए हुए हैं, और वैसे भी आप कह रहे हैं कि सारा डस्ट में हम्म। हुई है, तो ठीक है, अमेरिका को निकालने दें, निकाल के ले जाए वो। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो एटमी ताकत बनेंगे, तो फिर ठीक है, फिर डट जाए आप। फिर ये बात करनी बंद करें कि जी हम पूरा मन जो है ना एटमी तवानाई हासिल करना चाहते हैं। तो जब आप पूरा मन हासिल हम्म। नहीं करना चाहते तो फिर आप कहें, और अगर आप पूरा मन तवानाई हासिल करना चाहते हैं तो फिर अमेरिकन जो आपको ऑफर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लें। क्यों आप मार खा हम्म। के इसको एक्सेप्ट करेंगे? तो अब सारे ममालिक उनको समझा रहे हैं। पाकिस्तान भी अब फाइनल स्ट्रोक खेलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मामला जो है ना वो सेटलमेंट की तरफ जा रहा है। अगर ये सेटलमेंट हम्म। नहीं होती तो फिर फील्ड मार्शल ने वहां नहीं पहुंचना था। और इसके साथ साथ जनरल आसम मलिक साहब भी जा रहे हैं, DJISI भी वहां पे। तो अब हम्म। मेरा ख्याल है ये फाइनल राउंड है और आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई फैसला आज की रात हो जाएगा।
ठीक है। तो चौधरी साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो आसिम मलिक साहब हमारे गए हैं फील्ड मार्शल के हमरा तो नहीं, लेकिन उनकी खबर भी है कि वो भी जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब किस साइड पे मामले को लेके जाना चाहेगा कि इस तरह से इसे हल करवा देते हैं, ये जो जो पाकिस्तान का डायलॉग्स है ज्यादा ना, बोझ किस पे होगा? ये जो डायलॉग्स हैं ईरान के अंदर और अमेरिका के साथ जो डायलॉग हो रहे हैं, ये बेसिकली इसका जो मेन किरदार है वो जनरल आसम मलिक साहब है, क्योंकि इन्होंने बैक पे रह के ये सारे मामलात किए हैं। और आप ये समझे कि एक डिप्लोमेसी थी, एक बैकडोर डिप्लोमेसी थी जो चल रही थी। तो हम्म। अमेरिका इसके अंदर बड़ा मेन किरदार है, क्योंकि सीआईए के साथ इनका एक कनेक्शन है। जहां पे मामला फंस जाता है तो आईएसआई और सीआईए दरमियान में आके मामला को सेटल करते हैं। तो जनरल आसम मलिक साहब का जाना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो मेन आर्किटेक्ट है। और जो एजेंसी होती है उनके जो सरबराह होते हैं, उनकी जो कारकर्दगी है ज़ाहिर है उसको कभी तस्लीम ही नहीं किया जाता। ये तो ऐसे हीरोज होते हैं जिनका नाम भी किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन हम्म। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो इनकी हम्म। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब ये वहां पे जाके बहुत सारी चीजें सेटल करेंगे, तो ये क्योंकि इस चौधरी साहब, ये सिर्फ चीफ नहीं ना, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, तो ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है। कि जी जब जाहिर ये भी है। वहां पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मामला हो चुका है हल, और अब जिसे कहते हैं फाइनल मेरा टचेस ख्याल जारी है हैं कि मसौदा तैयार है और उसके अंदर बस फाइनल स्ट्रोक्स की बात है। और वो मेरा ख्याल है हम्म। आज रात किसी वक्त भी सेटल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सुप्रीम टीम लीडर के साथ जनरल ठीक है। जो है ना सैयद आसम मनीर साहब की भी, उनकी भी होगी, ठीक है। और ये आसम मलिक साहब की भी, दोनों की मेरा सही। ख्याल है सुप्रीम लीडर से अब मुलाकात होगी फाइनल। और उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर ये मामला यहाँ तक ना पहुंचता तो मुझे नहीं लगता कि फिर फील्ड मार्शल वहां तशरीफ ले जाते। तो अगर फील्ड मार्शल वहां पे ठीक है है। तो कामयाबी के चांसेस जो है ना बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपको अभी ये लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं साइन होना है, कि जिसके अंदर इनिशियली सबसे पहले जो है मुस्तकिल जंग बंदी अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद 1 महीने के मुज़ाकरात हैं जो कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में होंगे थ्रू आउट। जी। अभी तक का ये प्लान है। ये सारा प्लान जैसे बताया जा रहा है कि पहले जंग बंदी, फिर पूरे महीने के मुज़ाकरात वो पाकिस्तान में, फिर आपने ये भी देख लिया है कि अमेरिका भी चीज़ों से पीछे हट जाता है, और ईरान पिछले काफ़ी दिनों से चीज़ों के ऊपर स्टैंड नहीं कर रहा। तो इस 1 महीने के मुज़ाकरात से आपको कोई चीज़ नज़र आती है कि ये मामला मुस्तकिल हल हो जाएगा? अब देखें इसके अंदर ना एक चीज बड़ी मेन हुई है और वो नई चीज है जो इस सारे सिनेरियो के अंदर आई है। वो ये है कि अरबों ने अमेरिका को रोका है इस मरतबा, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप तो मंगल को अटैक करने वाले थे। तो इनको हाँ रोका जी। कैसे? और डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया कि मुझे सऊदी अरब ने रोका है, मुझे यूएई ने रोका है और मुझे कतर ने रोका है, मैं हम्म। तो हमला करने लगा था। तो इस हम्म। मरतबा इस जंग के अंदर एक नई चीज टर्न आई है, एक नया टर्न आया, और वो टर्न ये है कि इस मरतबा अरबों ने हम्म। रोका है अमेरिका को। तो अब इसका मतलब ठीक है। टर्न है अरब। तो जब वो एक स्टेक होल्डर बन गए हैं तो अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर अमेरिका कट करें कि इस डील से पीछे हटता है तो अरब जो है वो फिर वो अमेरिकन इत्तेहाद से बाहर निकलेंगे। फिर वो कहेंगे, हम्म। उन्हें फिर ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, फिर उन्हें मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इस मरतबा फिर उनकी ठीक है। पोजीशन मुख्तलिफ होगी। वो फिर जाहिर है ईरान हम्म। के ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। और अगर ईरान पीछे हटता है तो फिर ये सारे के सारे अमेरिका के साथ मिलेंगे और उन्हें कहेंगे जी ठीक है, अब आप वंस फॉर ऑल ये इस मसले को आप हल करें। तो अब पोजीशन बिल्कुल हम्म। मुख्तलिफ है। पहले ये था कि जो अरब थे वो थोड़े से गैर जानबदार थे, वो थोड़े से साइड लाइन थे, और वो कह रहे थे कि अमेरिका और ईरान की जंग है, इसराइल और ईरान की जंग है, इस जंग को वो अपने पावर के साथ होने दें। लेकिन अब जो है वो अरब दरमियान में आए हैं, उन्होंने एक सालस का किरदार अदा किया है, वो स्टेक होल्डर बने हैं, उन्होंने अमेरिकन को कह के, डोनाल्ड ट्रंप को कह के जंग रुकवाई है। तो अब जरा पोजीशन मुख्त। हम्म। अब ये लोग देखेंगे, अब ये मुल्क देखेंगे कि कौन है जो बाइकाट कर रहा है, इन कौन है जो वायलेट कर रहा है इस मुआहदे को। तो हम्म। मुझे लगता है कि अब सूरत मुख्तलिफ है। अब सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है कि जिसकी हद तक इंफॉर्मेशन महदूद थे, अब और मुल्क भी है, हम्म। एक होल्डर है। तो अब ठीक है। पहले पहले 3 फ्रीक होते थे इसके अंदर, बल्कि 2 मेन फ्रीक थे, एक ईरान था, एक अमेरिका था, और हम्म। इसराइल एक फ्रीक था जो प्रॉक्सी था अमेरिका की। पर पाकिस्तान सालस का ठीक है। किरदार अदा था। लेकिन अब अरब कंट्रीज जो है ना वो भी स्टेक होल्डर बन गए हैं। तो अब ये 4 ठीक है। स्टेक होल्डर है इसके। तो मुझे लगता है कि अब जो सोल्यूशन है वो बहुत करीब चौधरी है। और साहब, स्टेक या होल्डर 4 होंगे, लेकिन मिलेगा तो अमन सालिस की तो सिर्फ बड़ी। पाकिस्तान ही है अभी भी। जी सालस पाकिस्तान है, सालस पाकिस्तान है। क्योंकि उसकी हाँ, वजह ये है, मार्को सालस बनने के लिए, सालस बनने के लिए हम्म। जरूरी है कि आप मुकम्मल गैर गैर जानबदार हो, आप स्टेक होल्डर ना हो। ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके ठीक है। ऊपर ट्रस्ट हो। तो 3 फ्री कैन हम्म। ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर, अरब कंट्रीज को ट्रस्ट है,
ईरान को ट्रस्ट है और अमेरिका को ट्रस्ट है। तो जब तीनों फ्रीकैन को ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर, फिर मसला कोई नहीं है, फिर पाकिस्तान सालस है, ठीक है। पाकिस्तान ही सालस रहेगा। और फाइनल जो मुज़ाकरात होंगे, मुझे लगता है कि इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर ही होंगे। ठीक है, ठीक है। अभी मार्को रूबियो का बयान मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राब्ते में है, उम्मीद है मुआहिदा हो जाएगा। ये मार्को रूबियो का बयान है अभी लेटेस्ट जो मार्को चल रहा है। रूबियो ने और दूसरा ईरान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हमारा सालस जो है हाँ वो जी। पाकिस्तान है। और दूसरा ये है कि इस्माइल बक्काई साहब को उन्होंने तर्जमान बना दिया, ये भी बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि वो ज़ाहिर दफ्तर हम्म। खारजा के तर्जमान थे, अब वो इस दफ्तर वक्त खारजा। जो मुज़ाकरात हम्म। कर रहे हैं, जो कालीबाफ साहब ही उसको हेड कर रहे हैं, तो उसके भी ये तर्जमान है। तो अब हम्म। आपने जो भी स्टेटमेंट सुननी है या जिसको काबिल गौर समझना है, वो इस्माइल बकाई साहब की स्टेटमेंट होगी। पासदारान जो है ना, ठीक वो है। हर मामले के अंदर स्पाइलर है। उसकी किसी बयान के हम्म। प्रति मुझे नहीं लगता अब दुनिया सीरियस होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पासदारान का जो हाँ किरदार हाँ। था, वो ईरान के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन दुनिया के लिए बड़ा खौफनाक था। तो दुनिया ने अब उनको मानना जो है ना मना कर दिया हुआ है। अब दुनिया तो क्या। सब ये इनके जो आर्मी चीफ हैं, जो पासदारान के हेड हैं जनरल वहीदी, इनके बारे में कहा जाता है ये बड़े हार्ड लाइनर हैं। पहले इन्हें एक्टिंग चीफ लगाया गया था, फिर इन्हें मुस्तकिल कर दिया गया जनरल वहीदी को। और जब से जनरल वहीदी मुस्तकिल हुए हैं तब से जो ईरान की लाइन है वो इतनी हार्ड हो गई है कि कोई भी नेगोशिएशन कामयाब नहीं हो सक रही। तो साफ ये लग रहा है कि जो पासदारान हैं वो स्पॉयलर्स कह लें या उन्हें एक समझ ही नहीं आ रही कि डिप्लोमेसी किस तरह से होती है, और वो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये फौज जब भी मुज़ाकरात करेगी तो अल्टीमेटली डेडलॉक होगा, क्योंकि फौजी का काम लड़ना होता है। फौज के पास सिर्फ दो एरियाज होते हैं, या उसे गाजी बनना है हम्म। या उसे शहीद बनना है, यानी या उसे हम्म। मारना है या फिर उसे मरना है। तो फौज के पास तो तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं। मुज़ाकरात फौज कभी नहीं हम्म। करती, मुज़ाकरात हमेशा सियासतदान करते हैं, क्योंकि सियासतदानों के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो होता है मुज़ाकरात हम्म। के मामला सेटल। सही। तो अब अरे वो फौज है, फौज की क्यादत ने यही कहना है। आप देख लें हम्म। डीजीआई आप जब भी इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो वो मुज़ाकरात की बात तो नहीं करते ना। वो यही कहते हैं कि हम्म। तोड़ देंगे और टांगे तोड़ देंगे और हम दांत खट्टे कर देंगे। तो फौज का काम हम्म। यही है। या हमारे वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, वो मुज़ाकरात की बात तो नहीं करते ना, वो भी प्रॉपर जो है ना जंग की बात हम्म। करते हैं। तो काम ही फौज के हम्म। लिए है। तो ईरान की भी ज़ाहिर फौज है, उसके आर्मी चीफ है, उसे लेकिन ध्यान देना है, उसे चौधरी साहब, हम तैयार हैं, हम एक आए चीज हुए हैं, हम एक निकले चीज हुए हैं। कम से कम ये तो होती है ना, जब नेगोशिएशन चल रही होती है तो तब उस वक्त कुछ लोग खामोश होते हैं कि कम से कम नेगोशिएशन खराब ना हो। वहां नहीं से वो बयानात नहीं ये थमते चलता ईरान से, रहता है। खैर अमेरिका से भी नहीं थमते, दोनों ही बराबर के हैं। लेकिन अब ईरान वो पिछले दिनों में कुछ ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा अब ये देखिए, जो पीट हेक्सिथ है उसका बयान भी आएगा अनकरीब, लेकिन उस बयान है। की वो कोशिश नहीं होगी जो मार्को रूबियो के ठीक बयान है। की होगी या डोनाल्ड ट्रंप के बयान की होगी। तो वो हम्म। यही करती हैं जी। और जो वज़राए दिफा हैं वो भी यही कहते होते हैं। तो इनको कहने दें, हम्म। इसका कोई खास अमल दखल नहीं होता। इन्होंने अपने लोगों को मुतमईन करना होता है, अपनी फौज को मुतमईन करना होता है। तो इसको तो इतना ज्यादा हम्म। सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो ठीक ये है। जंग जो होती है बड़ा सीरियस बिजनेस है। और उस हम्म। हमेशा जो मुज़ाकराती टीमें हैं या पॉलिटिशियन है, वही इस मसले को हल करते हैं। तो बहुत ज्यादा सीरियस हम्म। जरूरत नहीं है पासदारान के बयान को या उनकी आर्मी के बयान को। बस ये बयान चलते रहते हैं, बस इसको देखें और इग्नोर कर दें। अब बयान असल जो होगा वो इस्माइल बकाई का बयान होगा, या कालीबाफ साहब का हम्म। बयान होगा, या अब्बास अरागची साहब का बयान होगा, जो इस वक्त का हिस्सा है, जो इस हम्म। डायलॉग को कर रहे हैं और इसकी मेजबानी कर रहे हैं इस वक्त। शोएब साहब, वैसे ये चीज बड़ी इतनी मुश्किल नजर नहीं आती अभी, लेकिन अभी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ईरान चीजों को मुश्किल बना रहा है। क्योंकि आप ये देखें कि दो बड़ी चीजें हैं ना, एक है उनका यूरेनियम का इशू है कि अबनाए हुर्मज का, जब ये बात हो गई कि अगले महीने जो मुज़ाकरात होने हैं ये इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ये चीजें फाइनल करेंगे, तो अभी तो सिर्फ जंगबंदी ज्यादा जरूरी है ना। उसके लिए चीजों को इतना ज्यादा मुश्किल बना देना समझ नहीं आता। बहरहाल एक चीज आपको और बता रहा हूं, इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजी तैयारों की बड़ी तादाद तैनात हो चुकी है। जी, वो है। वो अमेरिका साथ साथ तैयारी कर रहा है। अमेरिका जो है ना जंग की प्रॉपर तैयारी कर रहा है। उसने जितने उसके अड्डे हैं मशरक़ वस्ता के अंदर, उन सब के ऊपर अपने सोल्जर उतारे हुए हैं और नया असला वहां पे डंप किया हुआ है। साथ ही उसकी नेवी जो है ना वो एक्टिव है, वो आपको पता है। इसराइल को उसने जी जी। बहुत बड़े लेवल पे हथियार दिए हैं और मिसाइल्स भी दिए हैं और टेक्नोलॉजी भी दी है। और साथ नए आयरन डोम जो है ना वो इसराइल के अंदर भी हो गए हैं, इम्प्लीमेंट हो गए हैं, और मशरक़ वस्ता के अंदर भी हो गए हैं। और साथ साथ हम्म। भारतीय तौर पे उसने चाइना को एंगेज कर लिया है, ताइवान के इशू के ऊपर उसका जो दिफाई मुआहदा है उसको मुअत्तल करके। और साथ उसने नेट हम्म। एंगेज कर लिया हुआ है। साथ वो पूरी दुनिया जो आपने हुर्मुज़ बंद होने की वजह से परेशान है, उन सबको भी उसने एंगेज कर लिया हुआ है। तो अमेरिका अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा है, 1 महीने के अंदर फौजें जो है वापस जानी शुरू हो जाएंगी। और अगर मुज़ाकरात नहीं होते, तो कामयाब नहीं होते, तो उसके बाद ये जंग ही है।
फिर ये जंग हो के रहेगी, फिर अगले हफ्ते हो जाएगी, अल्लाह करम करे, फिर तो दुआ करे। फिर दुआओं के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मामला बड़े बड़े गंभीर हो जाएंगे। और ये ठीक जो है। वहाँ पे फौज उतरी है इसराइल के अंदर, उसका एक और मकसद भी हो सकता है। वो मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यार नेतन्याहू को पकड़ो, ये ना हो कि यहाँ से कोई और शरारत करता है। तो हो सकता है वो फौज हम्म। भी गई हो ताकि नेतन्याहू को कंट्रोल किया जा सके, वो कोई शरारत ना कर दे, यहाँ से अटैक ही ना कर दे। उस पे नजर रखने के लिए। उस पर ठीक है। नजर रखने के अच्छा लिए। साहब, हाँ जी, अब नाए हुरमज खोलने से मुतालिक अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहदे का इम्कान 50% है, ये यूएई कह रहा है, अमारात। ठीक। उसकी वजह ये 50% काम तो हुआ हुआ है ना जी। उसके बाद अब ये काम हम्म। होगा मजीद, उसके बाद बढ़ेगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। बाकी जो जब इसी तरह से खबरें आ रही हैं, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें जा रही हैं, अब तो जारी बात है उससे बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। मजीद भी अपडेट्स देखेंगे, अगर कोई शामिल होती है तो वो भी हम अंदर इसके दे देंगे। इसके अलावा आपको कोई ऐसी चीज लग रही है जो नेगेटिव है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मामला नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसी कुछ चीज नेगेटिव है नहीं, स्वाय ईरान के डीएनए के। ईरान चीजों को लंबा कर देता है, और ये इनका डीएनए, अगर आप इसको हिस्ट्री पढ़े ना इनकी, तो ये बड़ा स्लोली 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 चलने वाले लोग हैं। वो अलेक्जेंडर जब आया था हम्म। ना, उसका अगर आप देखें, तो अलेक्जेंडर आ हम्म। गया और उसके बाद उसे ईरान की मत मारनी शुरू कर दी। तो इनके पास दो ऑप्शन थे, जंग लड़ते या मुज़ाकरात करते। तो कभी मुज़ाकरात कर हम्म। लेते थे, कभी जंग लड़ लेते थे, कभी जंग लड़ लेते थे, कभी मुज़ाकरात कर लेते थे, और उसका नतीजा ये निकला कि दारोश जो था ना, दारियोश, वो मारा गया जी, और बड़ी बुरी हालत में मारा गया, और अपनी फौज के हाथों मारा गया वो। और जो उसकी ठीक बेगम है। थी, दारियोश की, रुखसाना उसका नाम था, उसको वो ले गया अलेक्जेंडर, और उसमें से बच्चे भी पैदा हो गए। तो वो इतना हम्म। लंबा उसने इस काम को कर दिया कि जो मामला था वो सेटल नहीं हो सका। तो ईरानियों का ये मसला है। हम्म। मसला इराक के साथ भी 10 साल तक लड़ते रहे। वो जंग जो बड़ी हम्म। आसानी से साल 6 महीने में खत्म हो सकती थी, इन्होंने 10 साल उसको भी लगाया। तो इंकलाब ईरान जो है ना, उसके अंदर भी इन्होंने कोई 10 15 20 साल लगा दिए थे। तो ईरानी जो है ना, हर चीज को स्लोली स्लोली करते हैं। अगर आप इनके खाने की टेबल पे भी बैठे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता खाना आता रहेगा, 3 4 घंटे तो खाना खाएंगे बड़े मजे से। तो इनके अंदर ये एक अच्छा। पेशेंस है, जिसको पेशेंस कहा जा सकता है, या थोड़ा सा स्लो अप्रोच है, कि ये बड़ी हम्म। जल्दी मसाइल को हल नहीं करते। ये उसमें बड़ा टाइम लाते लगाते हैं, थिंकिंग प्रोसेस इनका लेंथी होता है। जबकि अमेरिकन जो है ठीक ना, है। उनका मजाज है कि वो उसी वक्त डन करते हैं। वो अगर बिजनेस डील भी करते हैं, हाँ। कहते हैं कि भाई लेना है लो, नहीं तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के हवाले। तो वो हम्म। अमेरिकन का ये इशू है कि वो एक ही वक्त में एक ही मसले में फौरी तौर पे हल करते हैं। अगर आप अमेरिकन किसी कॉफी शॉप पे भी जाएंगे ना, तो आपको वो सेकंड्स देंगे, उससे ज्यादा नहीं, और डन करके देंगे, चलें जी आप काउंटर पे जाएं, जाके वहां से उठा लें। तो ये हम्म। इसलिए इनकी फास्ट फूड जो है ना अमेरिकन, वो बड़ी पॉपुलर हुई है। उसकी बुनियादी वजह हम्म। ये है कि उसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता, बस एक बार एसओपीस बना दी उन्होंने। अगर आप मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया में एक जैसा होगा, एक और जैसा हो। उसकी टाइम लाइन है, वो इधर ऑर्डर देंगे आप, और उसके बाद अगले 3 4 मिनट में वो तैयार होगा, और उठाएं और चले जाएं। तो ये अमेरिकन ठीक है। अप्रोच है। और जो इस साइड पे जो ईरानियन अप्रोच है, वो बड़ी स्लो है। इनके खाने भी बनने में ना तकरीबन 2 2 दिन लग जाते हैं। अगर आप इनके हलवे देखेंगे, इनकी डिशेस देखेंगे, तो ये जो कश्मीरी खाने हैं ना, आप उसको भूल जाएंगे। कश्मीरी खाना 24 घंटे में बनता है, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी डिशें जो 48 48 घंटों में बनती है। तो उनका हम्म। उनका जरा थोड़ा सा मीडियम मुख्तलिफ है, सोच और अप्रोच मुख्तलिफ है। और यही ठीक कंफ्लिक्ट है। ही मसला बना हुआ है। अगर दोनों हम्म। क्विक होते तो ये मसला हल हो जाना था, अगर दोनों स्लो होते तब भी मसला हल हो जाना था। एक बहुत फास्ट है, दूसरा बहुत स्लो है, हम्म। और पाकिस्तान दरम्यान में ठीक है। फंसा हुआ है, कभी वो फास्ट हो जाता है, कभी वो स्लो हो जाता है। ठीक है। तो चौधरी साहब, इसका मतलब है कि ईरान का जो डीएनए वो ये है कि दुश्मन को इतना बोर कर दो कि वो भाग जाए बोरियत से, क्योंकि भाई कौन इतनी लंबी लंबी बातें करे, जान छुड़ाओ। हाँ, वो ईरान के ऊपर अटैक हो तो कहते हैं आवाम दे जी, सड़क ही जाता है। खुद थक जाएगा चला जाएगा, थकेगा चला जाएगा। लेकिन जैसे चौधरी हमारे साहब ये। बीवी के बारे में कहते हैं ना, कि उनके बारे में भी यही कहते हैं कि तफसीर ने ठुस। हाँ। वो कहते हैं ठीक वो है। दूसरी जंग अजीम में बंदूकें धूप में रख के बैठ गए थे। उन्होंने कहा जी चला हाँ। क्यों नहीं रहे, उन्होंने कहा जी ये तपसी थे ठुस कर सी, यानी जब तप जाएगी, गर्म होगी धूप में, ये खुद ही चल जाएगी। तो सेम इसी तरह ईरानियों ठीक है। को ये है कि वो इंतजार करते रहते हैं कि खुद बहुत ही मसला हल हो जाएगा, कितना अरसा कर ले, हाँ। आके मारते हैं, जिसको कहते हैं ना, वो जो सिख ने कहा था ना, कि उसकी हाँ। क्यों चढ़ गई उसकी बनियान के ऊपर। तो जब वो हाँ। कान के करीब पहुंचती थी, तो वो अपनी बनियान जो था उसको उतार के उल्टी पहन लेता था। तो उसने कहा जी अब सरदार जी ये क्यों कर रहे हैं, कहता है जू को थका रहा हूँ, अब ये नए सिरे से सफर करेगी, अब फिर जब कान के पास आएगी, फिर मैं उतार के फिर मैं पहन लूंगा। तो वो बेसिकली ठीक है। ईरान की अप्रोच है कि थका दो, लेट हिम टाइड ठीक फर्स्ट, है। से पहले थकने ठीक दो। है।
तो अमेरिका लेकिन जो जो सब है थक भी गए इसमें एक हुए हैं। चीज देखिए ना कि इस डीएनए की वजह से या इस ये जो अभी कर रहे हैं इसकी वजह से इन्होंने नुकसान बहुत उठा लिया है। नुकसान मतलब बहुत, चीजों अभी को लंबा, नुकसान हाँ उठाया और लंबा आने कर वाले रहे हैं, दिनों नुकसान में अपना भी तो ज्यादा करवा रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में भी बहुत नुकसान उठाएंगे, जिससे मैं बड़ा डर रहा हूँ कि अल्लाह करम करे। ईरानियों का बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है, बड़े अच्छे लोग हैं, और ये जंग जीते हुए हैं, और ये जीती हुआ मैच जो है हम्म या जीती हुई जंग जो है ना, उसको खराब कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था, हम्म जल्दी फैसला कर लेना चाहिए। अब देखते हैं, अब तो सारे स्टेक होल्डर वहां पे बैठे हुए हैं। अब मेरा ख्याल है स्टेटस को नहीं रहेगा, या जंग होगी ठीक है। उसमें, या फिर ये अमन होगा। बस अब ज्यादा लंबा काम नहीं चलेगा ये फर्क। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। बस हमारे पास अभी तक की अपडेट्स ये हैं, साथ साथ जैसे जैसे अपडेट्स नाजरीन आती जाएंगी वो आपको साथ साथ हम बताते जाएंगे। तो बस अपना ख्याल रखिए, आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आखिर में सिर्फ इतना ही मुझे समझ में आ रहा है कि जो ईरान का ये डीएनए है, जो जैसे चौधरी साहब ने बताया है कि इतने ज़्यादा स्लो है, तो अमेरिका आइंदा हमला नहीं करने वाला ईरान पे। इसलिए नहीं कि जंग हो जाएगी, इसलिए कि मुज़ाकरात इतने लंबे कौन करेगा, रोज इंतजार कौन करेगा। तो ये मुझे लगता है ईरान इसमें जरूर हरा लेगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।